हम राज्य सरकार के विद्यालयों में पढ़ाते हैं। विद्यालय राज्य सरकार का है और विद्यालय अगर राज्य सरकार का है, हमारी बहाली की नियमावली राज्य सरकार बनाती है, वेतन भत्ता सब कुछ निर्धारित करती है, तो हमें राज्यकर्मी घोषित करे राज्य सरकार और राज्यकर्मी घोषित करके शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान और पूरा सम्मान दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी पधारे हुए हैं। ब्रजवासी जी, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। ब्रजवासी जी, प्रारंभिक और मिडिल स्कूल में एचएम पद के लिए बिहार सरकार की ओर से फरमान जारी किया गया है कि अब इन पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद ही आप प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए या जानकारी होगी, मैं बतलाना चाहता हूं कि मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद पूर्व से राज्य सरकार द्वारा सृजित किया गया था, किंतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का कोई पद सृजित नहीं था और इसके लिए हम लोग लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का आधार भी है कि भारत सरकार ने जब 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया तो अधिनियम की अनुसूची 25 में विद्यालयों के लिए जो मूलभूत जो संसाधन विद्यालयों में होने चाहिए उसके संबंध में उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है और उसका वर्णन है। उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के लिए अलग प्रधानाध्यापक होंगे और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग प्रधानाध्यापक होंगे। अर्थात जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें तो प्रधानाध्यापक होंगे ही, जो मध्य विद्यालय है और जहां पर 1 से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है उसमें 2 प्रधानाध्यापक होंगे। एक 1 to 5 के लिए अलग होंगे और 6 to 8 के लिए अलग होंगे। लेकिन इतने वर्षों में राज्य सरकार अभी तक 12 वर्षों में अभी तक राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानाध्यापक की व्यवस्था नहीं कर सकी। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जनहित याचिका दायर की गई और मांग की गई, या सर्वहारा विकास मंच की ओर से एक याचिका थी और उसमें मांग की गई कि आप प्रधानाध्यापक दीजिए। जब इंजन ही नहीं रहेगा तो फिर डब्बा किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका कौन सा ठिकाना है? तो प्रधानाध्यापक नहीं रहेगा तो और व्यवस्था कैसे चलेगी? तो इसके लिए लड़ाई लड़ी गई और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा स्पष्ट रूप से कि द आरटी एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट विद इन 6 to 8 months। 6 से 8 महीने के अंदर में इसको लागू करने का आदेश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में, लेकिन आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर कंटेम्प्ट विश अवमाननाबाद दायर किया गया और हमने अभी हाल ही में राज्य सरकार से सूचना के अधिकार के तहत भी एक पूछा है कि आप बताइए कि राज्य में कोई ऐसा विद्यालय है जहां पर कक्षा 1 to 5 के लिए अलग हेडमास्टर हो और 6 to 8 के लिए अलग हेडमास्टर हो? अगर ऐसा है तो आप कोई विद्यालय का नाम बताइए, और यदि नहीं है तो फिर सारी असफलताओं विफलताओं का ठिकरा केवल शिक्षकों पर ही क्यों फोड़ा जा रहा है? तो निश्चित रूप से इन सभी चीजों का प्रेशर सरकार पर था और राज्य सरकार ने अब यह तय किया है कि हम 1 to 5 के लिए जो प्राथमिक विद्यालय जहां पर केवल और केवल 1 to 5 की कक्षाएं संचालित हैं उसमें हम प्रधानाध्यापक देंगे। लेकिन बड़ी हैरत होगी आपको कि बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं और जो इसके सिपह सलाहकार हैं, मुझे लगता है कि ये सभी लोग तांत्रिक हैं, तंत्र विद्या जानते हैं। ये मारनंग मोहनंग वस्तंग स्तंभ अनुच्चाटनादिकम, ये मारने का भी मंत्र जानते हैं, जिलाने का भी मंत्र जानते हैं। पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जब लड़ाई लड़े, माननीय उच्च न्यायालय में जब हम लोग लड़ाई लड़े, तो उस समय में यह सरकार कही, इस सरकार के आला अधिकारी कहे कि जो शिक्षकों के पद हैं वो डाइंग कैडर है, वो मरणशील पद है, ये सारे शिक्षक अब मर गए। और इस दलील यह दी गई कि यह मरणशील इसलिए हो गया क्योंकि जो विद्यालय हैं, जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय तक जो भी विद्यालय संचालित हैं, ये सभी विद्यालय स्थानीय निकायों के अधीन दे दिए गए हैं, पंचायती राज व्यवस्था के अधीन है। ये शिक्षा विभाग के अधीन नहीं है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि ये लोकल बॉडीज के अधीन है। तो जब आपने उस समय में जब वेतन देने की बात थी, सुविधा की जब मांग की गई थी, तो आपने अदालत में कहा कि ये डाइंग कैडर है, ये मरणशील है, आपने मंत्र मार दिया, सब मर गया। और अब जो है ये तंत्र से सबको फिर जिला दिया और अब कह रहे हैं कि अब ये हेडमास्टर का पद जो है एक फिर एलाइव कैडर हो गया और इस तरीके का ये लोग एक ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये जो हेडमास्टर होंगे इसको राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, बीपीएससी से अपॉइंट करेगी और बीपीएससी से जब अपॉइंट करेगी तो राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे, जिला संवर्ग के शिक्षक। तो बताइए कि अब जिला संवर्ग के शिक्षक फिर ये लाइव कैडर कैसे हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि यह एक पूर्णतः नई व्यवस्था है। एकदम स्पष्ट हो लीजिए कि इसको नियोजित शिक्षकों की नियमावली से कोई मतलब नहीं रखा गया है, क्योंकि पूर्व से जो नियोजित शिक्षकों की नियमावली है उसमें मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद को प्रोन्नति से भरने की व्यवस्था है। तो उसमें जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे उनके 5 वर्ष में स्नातक ग्रेड में शिक्षण सेवा के आधार पर
उनको प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जानी है। यह मध्य विद्यालय के लिए नियमावली, उस नियमावली को अभी इन्होंने खत्म नहीं किया है, वह नियमावली अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो मध्य विद्यालय में प्रोन्नति से आप प्रधानाध्यापक भरेंगे और प्राइमरी स्कूल में डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे। मध्य विद्यालय में अगर नियोजित शिक्षकों की नियमावली अगर वह प्रोन्नति से संबंधित अगर उसकी कंडिका अगर प्रभावी है तो उस नियमावली के तहत आप नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति से आप मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनाएंगे, लेकिन प्राइमरी स्कूल में आप बीपीसी से अपॉइंट करेंगे। यह बात समझ से परे है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो पूरी नियमावली को आप खत्म करना चाहिए था आपको। दूसरी बात है कि हमारे बहुत सारे साथी इस बात के लिए आक्रोशित हैं कि जब बीपीएससी से जब आप रिक्रूट कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में फिर इसमें इन्होंने बाध्यता लगा दी है कि जो बेसिक ग्रेड में जिनकी सेवा 8 वर्ष की हो गई है वो उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। जो स्नातक ग्रेड में है और जिनकी सेवा संपुष्ट हो गई है, मतलब कि 2 वर्ष जिनकी सेवा पूरी हो गई है, तो ऐसे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जब आप बीपीएससी से डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप सभी को, जितने भी प्रतिभावान लोग हैं, सबको आप इसमें बैठने के लिए आप आजादी दे दीजिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लीजिए। और यह व्यवस्था आप केवल प्राथमिक विद्यालय के लिए लाए हैं, तो केवल आप प्राइमरी स्कूल में आप इसको लागू कर रहे हैं। और जहां पर मध्य विद्यालय है 1 to 8 जहां पर पढ़ाई हो रही है, तो हमारी मांग तो यह भी है कि उसमें भी 1 to 5 के लिए आप अलग हेडमास्टर दीजिए। केंद्रीय विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है, 5वीं तक की जो कक्षा चलती है उसके लिए अलग प्रधानाध्यापक होते हैं। तो आप 1 to 5 का वहां भी तो आप हेडमास्टर का पद सृजित करिए, और फिर 6 to 8 के लिए फिर अलग हेडमास्टर का पद सृजित कीजिए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये बहलाने फुसलाने वाली बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए आज 2009 में हुआ, 21 चल रहा है। आज बताइए 12 वर्ष का समय हो गया और इतने दिनों में आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रधानाध्यापक ही ढूंढते चल रहे हैं। आप बंटाधार करना चाहते हैं। आपको अगर सरकार की नीयत अच्छी है तो हम मांग करते हैं कि आप इस पर पूरी संवेदनशीलता दिखाइए और शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जो अनुसूची 25 कहती है उसके तहत प्रत्येक विद्यालय में जो भी मध्य विद्यालय हैं वहां 1 to 5 के लिए अलग हेडमास्टर दीजिए, 6 to 8 के लिए अलग हेडमास्टर दीजिए। और यदि यह लोकल बॉडी के अधीन आपका विद्यालय चल रहा है तो आपको डायरेक्ट रिक्रूट नहीं चलने देंगे आपको। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे कि अगर ये विद्यालय लोकल बॉडीज के हैं तो जब सारे डाइंग कैडर हो गया पुराने शिक्षकों का, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों होगा? और यदि ये नियोजित संवर्ग है तो नियोजित संवर्ग में शिक्षक जो है उनको प्रोन्नति से भरिए। आज तक प्रधानाध्यापक का पद डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होता था। यह पहली बार व्यवस्था आप ला रहे हैं। जब जो मन में आ रहा है वह आप कर रहे हैं। ये आप कोई तांत्रिक नहीं है कि आपको मारने या मोहने या बस में करने का सब मंत्र आता है। ये नहीं चलेगा, इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि 6 to 8 के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक विषय के लिए विषयगत शिक्षक दीजिए। हर विषय का शिक्षक होना चाहिए। क्या अभी प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षक स्कूलों में नहीं है क्या? मैं तो राज्य सरकार से मांग कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसा विद्यालय बता दीजिए जहां पर सभी विषयों के शिक्षक हो। मैं मांग कर रहा हूँ ऐसा पूरे राज्य में। मैं दावा करता हूँ पूरे राज्य में कोई ऐसा मध्य विद्यालय नहीं है, एक भी ऐसा, जहां पर सभी विषयों के लिए विषयगत शिक्षक हो। आप लोगों को सेवा जो है स्थायी इकाई के बॉडी माने जा रहा है, आप लोग क्या मांग करते हैं? विद्यालय राज्य सरकार का है, हमारी नियमावली राज्य सरकार बनाती है, हमारा वेतन भत्ता राज्य सरकार निर्धारित करती है। अभी बहाली का जो शेड्यूल जारी हो रहा है सब राज्य सरकार कर रही है। एक भी काम अगर स्थानीय निकाय करे तब तो बताइए। लोकल बॉडीज को ये दलील देते हैं यह आर्टिफिशियल पैरामीटर है। वो इस आर्टिफिशियल पैरामीटर के पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य है, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये हमारा वास्तविक वेतन देना नहीं चाहते। Only to deny fruits of labor, artificial parameters are being made। और कोई आधार नहीं है। ये नियमावली इसीलिए बनाते हैं। हम राज्य सरकार के विद्यालयों में पढ़ाते हैं, विद्यालय राज्य सरकार का है, और विद्यालय अगर राज्य सरकार का है, हमारी बहाली की नियमावली राज्य सरकार बनाती है, वेतन भत्ता सब कुछ निर्धारित करती है, तो हमें राज्यकर्मी घोषित करे राज्य सरकार, और राज्यकर्मी घोषित करके शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान और पूरा सम्मान दे। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ और सरकार से विनम्र अपील भी करता हूँ। आप दुनिया में कोई भी किसी भी राज्य का नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह विकल्प की तलाश करता रहेगा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब वह विकल्प को तलाशता रहेगा तो अपना पूरा पोटेंशियल वह अपने एक क्षेत्र में कंसंट्रेट करके नहीं दे सकता है। और यहाँ पर शिक्षक का कार्य यह ब्रेन ड्रेन का पैसा लेते हैं। शिक्षक कोई अपना शारीरिक मजदूरी का पैसा नहीं लेते हैं, यह ब्रेन ड्रेन का पैसा लेते हैं। और जो ब्रेन ड्रेन कर रहा है
उसको आप इतनी फैसिलिटी दीजिए कि दूसरे विकल्प की तलाश नहीं करे और अपने को अपने इस पेशा के अंदर गौरवान्वित महसूस करे। ऐसा वातावरण आपको देना पड़ेगा, इतना सम्मान देना पड़ेगा, तभी आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। नहीं तो आप भी जिस तरीके से कर रहे हैं आप करते रहिए, हम भी जिस तरीके से कर रहे हैं करते रहिए। बिहार सरकार कर रही है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सम्मानजनक वेतन, सम्मानजनक का पैरामीटर क्या होता है? सम्मानजनक का पैरामीटर अगर यह है कि ये जो अभी पैसा दे रहे हैं 28,000, 25,000, 20,000 रुपया ये जो दे रहे हैं, क्या इससे कोई भी व्यक्ति का कोई भी अपना फ्यूचर क्या सुरक्षित महसूस कर रहा है? आप पेंशन खा चुके हुए हैं। अभी मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी रस्साकसी में किसी तरीके से अपना जीवन जी भी ले तो वह आफ्टर रिटायरमेंट वह कहाँ जाएगा? उसके बाद में क्या आपने कोई स्लॉटर हाउस खोला है जिसमें आप सभी को फांसी चढ़ा दीजिएगा, सबको कत्ल कर दीजिएगा, उसके बाद वो नहीं जिएगा? आखिर इनके रिटायरमेंट के बाद तो कोई आधार नहीं है, आप तो पेंशन खा चुके हुए हैं। जब आप पेंशन नहीं दीजिएगा तो ये वेतन मिल रहा है और उसी से 2 शाम की रोटी चल जा रही है, तो क्या इसी को जीवन कहते हैं? इसका यही सम्मान है? क्या पेट भर लेना सम्मान है? तो इतना तो एक कुत्ता भी जो है लोग पालता है, उसको भी लोग 2 शाम का भोजन देता है, तो उसको भी आप कह दीजिए कि वो सम्मानजनक जीवन जी रहा है। यह सम्मानजनक का जो पैरामीटर है सरकार का, उस पैरामीटर को, उस परिभाषा को नए सिरे से उनको परिभाषित करना चाहिए, उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए।